कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 4 शौर्य, जो कि एक पूरक पठन है, कविता है। इसके कवि हैं कवि भूषण। कवि भूषण शिवाजी महाराज के दरबारी कवि थे। ये रीतिकालीन कवि थे, परंतु इन्होंने रीतिकालीन कवियों के समान श्रृंगार रस की कविताएं ना लिखकर वीर रस की कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में शिवाजी महाराज के पराक्रम, हिम्मत, शौर्य और महाराजा छत्रसाल की वीरता के दर्शन होते हैं। कवि भूषण की कविताएं पढ़कर मन में एक हिम्मत, एक जोश और एक पराक्रम की भावना पैदा हो जाती है। प्रस्तुत कविता में 4 कवित्व दिए हैं। प्रथम कवित्व में कवि ने शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता का वर्णन किया है। द्वितीय कवित्व में शिवाजी महाराज की चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी का अर्थ होता है जिसमें हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, ये चारों का समावेश जिस सेना में होता है, इसे हम चतुरंगिणी सेना कहते हैं। तो द्वितीय कवित्व में कवि ने शिवाजी महाराज की चतुरंगिणी सेना का वर्णन किया है। तीसरे कवित्व में कवि भूषण कहते हैं, जहाँ जहाँ पर भी मुगल शाही शासन है, वहाँ वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपना दावा पेश करते हैं, क्योंकि उन्हें मुगल सल्तनत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। चौथे कवित्व में कवि भूषण ने जो मुगल राजा थे, उनकी बेगमों की दयनीय दशा का वर्णन किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब मुगलों पर आक्रमण किया तो महल में रहने वाली जो बेगमें थी वो अंदर से डर गई थी और उनकी स्थिति जो थी वो अत्यंत दयनीय हो गई थी। तो चलिए अब हम कविता की एक एक पंक्ति पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कविता 4 शौर्य, इसके कवि हैं भूषण। ये पूरक पठन के लिए आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। कवि परिचय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में भूषण जी का विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता दी। आपकी रचनाओं में शिवाजी महाराज और छत्रसाल के शौर्य, साहस, प्रभाव, पराक्रम, तेज और ओज का सजीव वर्णन हुआ है। आपने कवित्व और सवैया छंद का प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, जो कि एक काव्य संग्रह है। कवित्व, ये जो शौर्य है ये 4 कवित्व में लिखा गया है। यह वर्णिक छंद है। इसे धनाक्षरी छंद भी कहते हैं। इस छंद में ओजपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति सफलता के साथ होती है। प्रस्तुत कवित्व में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन विविध रूपों में किया गया है। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने का सार्थक प्रयास किया गया है। तो चलिए अब हम कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं और अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। छूटत कमान और 3 गोली बानन के मुश्किल होती मुर चान हो की ओट में, ता समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो,
दाबा बांध परो हल्ला बीर भट्ट जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, कीमत यहाँ लगे जाकी भट्ट झोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, अरे मुख घाव दे दे कूद परे कोट में। इस कविता में भूषण जी ने युद्ध भूमि में शत्रु सेना पर शिवाजी की सेना का जो प्रभाव था, जो आतंक था, जो डर था, उसका बहुत ही सुंदर और ओजपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। जिस समय युद्ध चल रहा था तो उस समय युद्ध भूमि में शत्रु सेना पर शिवाजी का ऐसा डर छाया हुआ था, ऐसा आतंक था कि उन लोगों ने बचने के लिए जो मोर्चे की आड़ ली थी, उसकी आड़ में भी वे युद्ध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शिवाजी की सेना का जो वार था वो बहुत ही तीव्र था। ता समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो। शिवाजी को समझ में आ गया था कि उनकी सेना के सामने शत्रु सेना कमज़ोर पड़ रही है। उस समय वे एक कुशल नायक के समान अपनी सेना को आक्रमण का आदेश देते हैं और साथ ही साथ उनके युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं। शिवाजी महाराज ऐसे नहीं थे कि वे सेना के साथ युद्ध करवा लेते थे और खुद युद्ध नहीं लड़ते थे। वे एक खुद परम वीर योद्धा थे। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, कीमत यहाँ लगी जाकी भट्ट झोट में। शिवाजी महाराज वीरों के साथ ऐसी हिम्मत के साथ युद्ध में लड़ रहे थे कि उनकी वीरता को देखकर शत्रु भी कांप जा रहे थे। ताव दे दे मुछन कंगूरन पे पाँव दे दे, आरी मुख घाव दे दे कूद परे कोट में। शिवाजी ने जैसे ही युद्ध का आदेश दिया, उनके आदेश को, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके सैनिक अपनी मूँछों को ताव देते हुए, कंगूरों के ऊपर पाँव देते हुए, कंगूर किसे बोलते हैं, जो किलों में डिज़ाइन के लिए जो दीवारों पे जो डिज़ाइन बने होते हैं ना, उसे हम कंगूरे बोलते हैं। ऊंची दीवार पे कंगूरों पर पाँव देते हुए और अरी मुख घाव दे दे और दुश्मनों को घायल करते हुए कूद पड़े कोट में। कोट मतलब किला, और किलों में क्या करते हैं, ये कूद पड़ते हैं, अर्थात वे शत्रुओं के साथ बहुत ही वीरता के साथ युद्ध करते हैं और शत्रु सेना को डरा कर रख देते हैं अपनी वीरता से। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। साजी चतु रंग वीर रंग में तू रंग चढ़, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूखन भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत है, ऐल फैल खैल भैल खलकम गैल गैल गजन की ठेल पेल सैल उसलत है, तारा सो तारन धूर धरा में लगत, जिमी थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। इस कविता में कवि ने शिवाजी महाराज की चतुरंगिणी सेना के युद्ध स्थल के लिए प्रयाण का वर्णन किया है। चतुरंगी किसको बोलते हैं, जिसमें हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, इन चारों अंगों से युक्त सेना हो। तो अर्थ देख लेते हैं इसका। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। साजी मतलब सजाकर, चतुरंग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, सरजा बोलते हैं शेर को, और ये शिवाजी को एक उपाधि दी हुई है। जंग का मतलब होता है युद्ध, भनत का मतलब होता है कहते हैं, नाद बोलते हैं तेज शोर को, बेहद बोलते हैं बहुत बड़े, नगारन नगाड़ों को बोलते हैं, मद मतलब मस्त हाथी, जब वो हाथी जब मस्त होता है तो उससे एक द्रव निकलता है। गैवरन किसको बोलते हैं, बहुत बड़े हाथी को, रलत मतलब बहता है, ऐल फैल इधर उधर, खैल भैल का मतलब होता है खलबली, खलक बोलते हैं जगत को,
जग को, विश्व को, संसार को। गैल गैल मतलब गली गली। गजन की, हाथियों की। उसलत मतलब उखड़ जाते हैं। सैल मतलब पर्वत, पहाड़। तारासो, तारों के समान। तरनी, तरनी का अर्थ होता है सूर्य। धूरिधरा, धूल की धारा। पारावार बोलते हैं समुद्र को और हलत बोलते हैं हिल रहा है। अब यहाँ पर चतुरंगनी सेना का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि शिवाजी की सेना में, या शिवाजी की जो सेना थी वो चतुरंगनी थी। इसमें बड़े बड़े विशालकाय हाथी थे। वीर रंग में तुरंग चढ़, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। वीर रस से ओतप्रोत होकर घोड़े पर बैठकर सर्जा शिवाजी युद्ध को जीतने के लिए चल पड़े हैं। भूखन भनत नाद बेहद, नगारन के नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। इनकी सेना में विशाल काय हाथी थे। जब वे युद्ध के लिए निकले तब बड़े बड़े नगाड़े, जब ये शूरवीर युद्ध के लिए निकलते थे तो बहुत बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे। तो उनके शोर से इन हाथियों के गंडस्थल से मद की धारा बहने लगती थी, अर्थात वे मद में आ जाते थे। हाथियों में इन नगाड़ों की आवाज़ सुनकर एक नशा सा छा जाता था। नदी नद मद गैवरन के रलत हैं, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। दुनिया की गली गली में उन हाथियों की ठेल फेल से जब वे हाथी चलते थे, शिवाजी महाराज की सेना के बड़े बड़े विशालकाय हाथी, तो वे चलते चलते रास्ते के पहाड़ों को भी उखाड़ लेते थे। अर्थात हाथी इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी ज़्यादा मात्रा में और इतनी तेज़ी से एक नशे में मस्त होकर चलते थे कि पहाड़ भी अपने स्थान से हाथियों की ठेल पेल से उखड़ जाते थे। हाथियों के पद प्रहार से जब हाथी चलते थे, गजन की ठेल पेल सैल उछलत हैं। तारा सो तरन धूर धरा में लगत, जिमि थारा पर पारा पारावार यूँ हलत है। जब हाथी चलते थे तो उनके पैरों का प्रहार जब धरती पर पड़ता था तो धरती में इतनी जोर से कंपन होती थी कि समुद्र भी किसी विशाल थाल में रखे पारे के समान हिलने लगता था। और तारा सो तरनी धूल धरा में लगा तो इतनी धूल उड़ती थी कि सूरज भी तारा के समान छोटा सा इस धूल में लगने लगता था। तो इस प्रकार इस कवित्त में कवि ने शिवाजी की सेना का, चतुरंगनी सेना का वर्णन किया है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा कवित्त देखते हैं। गरुण को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सर ताज को, दावा पुर हूत के कूल पर, दावा सब पश्चिम के गोल पर बाज को, दावा सब पश्चिम के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नव खंड मह मंडल में, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पे, पूरब पच्छांत देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिव राज को। वाह, इतना सुंदर कवित्त जिसमें कवि ने यह स्पष्ट किया है कि जहाँ जहाँ मुगल शाही है वहाँ वहाँ शिवाजी अपना दावा पेश करते हैं। अर्थ देख लेते शब्दों के। गरुड़ पक्षी का नाम है। दावा का मतलब होता है अधिकार जताना, हक जताना। नाग बोलते हैं सर्प को और एक नाग का अर्थ है हाथी। जूह बोलते हैं समूह को। पुरहुत इंद्र का नाम है। पक्षिन पक्षियों के समूह को या पक्षियों को बोलते हैं। गोल का मतलब भी समूह होता है। मही बोलते हैं हम धरती को, पृथ्वी को। रवि मतलब सूर्य। पच्छांत मतलब पश्चिम, दक्षिण दक्षिण दिशा। पातशाही बोलते हैं बादशाही को। कवि कहते हैं गरुण को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को। जिस प्रकार से
गरुड़ पक्षी नागों पर अपना दावा या अपना अधिकार प्रस्तुत करते हैं। अर्थात गरुड़ जैसे नागों को देखता है उन पर झपट्टा मार देता है। शेर हाथियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। इतने बड़े हाथी पर अगर कोई हमला कर सकता है तो वो सिर्फ शेर ही करता है। इन दावा पुरुहोत के कुल पर इंद्र पहाड़ों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। दावा सब पश्चिम के गोल पर बाज पक्षी अन्य पक्षियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। भूषण अखंड नवखंड मह मंडल में रवि को दावा, जैसे रवि किरण समाज पे पूर्व पश्चात देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा सिर ताज शिवराज को। जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। उसी प्रकार कवि के अनुसार शिवाजी भी पूरी धरती पर जहाँ जहाँ मुगल शाही है, जहाँ जहाँ पर मुगलों का राज है, वहाँ वहाँ अपना अधिकार प्रस्तुत करते हैं। अर्थात शिवाजी मुगलों की बादशाही को बिल्कुल भी सहन नहीं करते थे। जहाँ जहाँ मुगलों का राज्य था वहाँ वहाँ वह उनको उखाड़ने के लिए युद्ध भूमि तक पहुँच जाते थे और अपनी पातशाही, अपना दावा प्रस्तुत करते थे, क्योंकि वे इस अखंड भूमि पर सिर्फ और सिर्फ शिवराज का राज ही चाहते थे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगर जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। यहाँ पर शिवाजी ने चौथे कवित्त में कवि ने मुगलों की बेगमों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। कवि कहते हैं ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। अब यहाँ पर मंदिर किसको कहा गया है? स्वर्ग जैसे वातावरण को कहा गया है। और दूसरी तरफ मंदिर का अर्थ है जंगल से युक्त पर्वत, घनघोर जंगल से युक्त पर्वत। कंदमूल का अर्थ होता है फल फूल, भोग करे का अर्थ होता है सेवन करती हैं। 3 बेर का अर्थ है 3 बार। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों के अर्थ दोनों लाइनों में अलग अलग हैं। ठीक है, तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है या जितनी बार आवृत्ति हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यमक अलंकार क्या होता है। अभी आप इतना याद कर लीजिए कि जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो और जितनी बार उसकी आवृत्ति हो उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो अर्थ देख लेते हैं। जब शिवाजी की सेना ने मुगलों पर आक्रमण किया तो उनके हमले से डरकर जो मुगलों की बेगमें थीं, जो किलों के अंदर थीं, जो ऊंचे ऊंचे स्वर्ग जैसे महलों में रहती थीं, भागकर जंगलों और पर्वतों पर छिप गईं। पहले वे जो बेगमें थीं वे कंदमूल भोग करें। वे उत्तम फल पकवानों का सेवा करती थीं। अब वे जंगलों में उपलब्ध कंदमूल का सेवन करती हैं, अर्थात उन्हें वही खाने को मिलता था। 3 बेर खाती थीं। बेर का मतलब होता है बार। कहाँ वे 3 बार दिन में खाती थीं। अब वे केवल 3 बेर खाती हैं। बेर एक फल का नाम है। अब वे केवल 3 बेर फल खाकर ही गुजारा करती हैं। भूषण शिथिल अंग। पहले इन जो मुगलों की बेगमें थीं उनके शरीर पर भारी भारी गहने रहते थे और उन गहनों के भार से अधिकता से वे शिथिल हो जाती थीं। किंतु
अब उनका शरीर भूख के कारण शिथिल हो गया है, थक सा गया है, ढीला सा पड़ गया है। बिजन डुलाती थे वे बिजन डुलाती हैं। पहले वे इन बेगमों को, जो उनके यहाँ की दासियाँ रहती थी, वे पंखे, यहाँ पर एक बिजन का अर्थ है पंखा, दूसरे बिजन का अर्थ है जंगल। पहले वे जब महल में रहती थी तो गर्मी से बचाने के लिए उनकी दासियाँ, उनकी बांदियाँ उन पर पंखे डुलाती थीं, उन पर पंखा झलती थी ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। अब वे जंगल जंगल बिजन में फिर रही हैं। शिवाजी के हमले से ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली बेगमों का बुरा हाल हो गया है। भूषण भनत शिव राजबीर तेरे त्रास, नगर जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। कवि भूषण कहते हैं, शिवराजबीर आपके हमले से, आपके प्रहार से भयभीत होकर इन मुगलों की बेगमों का बुरा हाल हो गया है। पहले वे अपने कपड़ों पर सुंदर सुंदर बहुमूल्य रत्न जड़वाती थीं, वे नगन जड़ाती हैं। अब आज वे वस्त्रहीनता की स्थिति में ठंड से कपकपा रही हैं, उन्हें जाड़ा लग रहा है। तो इस कविता में शिवाजी के हमले से डरकर मुगलों की बेगमों का क्या हाल हुआ, इसका वर्णन किया गया है। तो उम्मीद है आपको यह शौर्य वीर रस की कविता बहुत पसंद आई होगी, अर्थ समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले पीरियड में इस कविता के स्वाध्याय के साथ।